अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक। आज जो है ना हम स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी का लेक्चर। जितनी भी हमने बात की है एनाटॉमी के हवाले से वो एफएससी की लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड की है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आज जो है ना हम डिटेल एनाटॉमी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मेरा नाम है बशारत अली और इंट्रोडक्शन टू द एनाटॉमी जो है ना आज का टॉपिक है। अच्छा, अगर हम बात कर लेना कि एनाटॉमी क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ एनाटॉमी, तो एनाटॉमी की डिफिनीशन बहुत आसान है। फिर हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि एनाटॉमी की ये जो डिफिनीशन है ये किस तरह से अप्लाई होती है। तो अगर हम यहाँ पे एनाटॉमी की डिफिनीशन की बात करें तो असल में इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मेन बात जो है ना वो कहाँ पे है, ये स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर का मतलब है किसी चीज़ के जो है ना शक्ल किस तरह से है, एक चीज़ किस तरह से बना हुआ होता है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें किस तरह से प्रेजेंट होती हैं। मतलब अगर एक ह्यूमन है, अगर एक इंसान है, तो इंसान के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। मतलब ये कि उसमें जो है ना हार्ट होता है, इसके अलावा लंग्स है, किडनीज़ है, लिवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। लेकिन हम फिर इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है और इसकी लोकेशन क्या है, और इसके अलावा जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो उसकी शक्ल किस तरह से है, वो किस तरह से बनी हुई है। तो एनाटॉमी में हम असल में ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बना हुआ होता है। ह्यूमन बॉडी की अगर सिंपल हम बात करें तो अगर हम देख ले तो हमारी जो है ना अगर हम देख ले तो बोन से बनी हुई एक स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया, जिसमें जो है ना अपर लिम्स हो गए, मतलब ये है कि शोल्डर एरियाज प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से चेस्ट कैविटी है, इसके अंदर जो है ना चेस्ट कैविटी के अंदर हमारे पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से हार्ट प्रेजेंट होता है। तो इस तरह हम स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर हम इसकी साइंटिफिक और साइंटिफिक डिफिनीशन की बात करें तो ये बहुत ही आसान है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग देयर सिस्टम्स, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़। अब अगर आपको एफएससी का लेक्चर याद हो तो एफएससी में आपने ये डिस्कस किया है कि एक ह्यूमन बॉडी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से बनता है। मतलब अग, अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि पहले जो है ना सेल कंबाइन होते हैं जिससे टिश्यूज़ बन जाते हैं, फिर टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं उससे जो है ना ऑर्गन्स बन जाते हैं, फिर ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं उससे जो है ना सिस्टम्स बन जाते हैं, और फिर जो है ना सिस्टम कंबाइन होके एक ऑर्गन सिस्टम बना लेती है, एक ऑर्गेनिज्म बना लेती है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब हम एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे जिसमें हम सिस्टम को डिस्कस करेंगे, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गई, इस तरह से नर्वस सिस्टम हो गया, और इसके अलावा ऑर्गन्स हो गए। मतलब ऑर्गन्स ये कि लंग्स हो गए, इसके अलावा जो है ना हार्ट हो गया, और इस तरह से जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट है तो हम उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, उसकी जो है ना शक्ल को देखेंगे कि ये किस तरह से बना हुआ होता है। और इसके अलावा हम सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गन्स और सिस्टम की बात नहीं करेंगे बल्कि हम टिश्यूज़ की बात भी करेंगे। अच्छा, अब थर्ड डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ एन आर्ट ऑफ सेपरेटिंग द पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू फाइंड देयर पोजीशन, रिलेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब यहाँ पे सिंपल सी एक बात है कि अगर हम ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो इस तरह नहीं है, हम इसके अलावा उसकी पोजीशन को भी फाइंड आउट करेंगे कि ये ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा और अगर हम सिस्टम की बात करें, ऑर्गन सिस्टम की बात करें, तो हम ये जानेंगे कि अगर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे ख़त्म हुआ है।
तो ये सारा जो है ना पोजीशन हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। रिलेशंस का मतलब ये है कि अगर चेस्ट कैविटी है, मतलब जो शोल्डर एरिया से लेकर जो ग्राइन तक एरिया है, ये वाला जो एरिया जिसमें चेस्ट कैविटी है, जिसमें एब्डोमिन है, सही हो गया ना, तो ये हम अगर एक हार्ट प्रेजेंट है तो इसके इर्द गिर्द कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, मतलब इसके जो है ना आगे पीछे कौन कौन से और ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह हम इसकी रिलेशन को डिस्कस करेंगे, सही हो गया। और स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे एंड फंक्शन को। फंक्शन यहाँ पे अगर हम बात करें तो फंक्शन जो है ना हम मोस्टली डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी में, जो आपका जो है ना दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ फंक्शन जो है ना हम यहाँ एनाटॉमी में भी डिस्कस करते हैं, सही हो गया ना। अब अगर आपको एनाटॉमी की डिफिनीशन सीखनी है ना, तो आप इस तरह करें कि आप जो है ना क्या कर ले, आप जो है ना शीशे के सामने खड़े हो के अपनी फेस की जो है ना एनाटॉमी फाइंड आउट कर ले कि आपकी फेस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। तो यही है डिफिनीशन ऑफ द एनाटॉमी। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। अब सिंपल सी बात है, एनाटॉमी इस तरह कोई जो है ना सिंपल सा सब्जेक्ट तो नहीं है कि हम इसमें जो है ना बस हम कह दें कि हाँ हार्ट का जो है ना इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसको फिर हमने डिवाइड किया हुआ है ब्रांचेस में। उसमें पहला जो ब्रांच है उसका नाम है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब क्या है? The branch of anatomy which deals with the study of the structure which can be seen through naked eyes without the help of microscope, it is also known as cadaveric anatomy. सिंपल सी बात है, जो स्ट्रक्चर हमारे नेकेड आई से हमको नज़र आते हैं इसको हम किस एनाटॉमी में स्टडी करेंगे? इसको हम ग्रॉस एनाटॉमी कहलाएंगे। मतलब ये है कि नेकेड आई से हम देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में, हमारे हाथ में कितने फिंगर्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो है ना फीट हो गए, इसकी जो है ना कितने फिंगर्स होते हैं। इसके अलावा हम फेस एनाटॉमी को डिस्कस कर सकते हैं, फेस एनाटॉमी को विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई देख सकते हैं। तो वो स्ट्रक्चर जो हम नेकेड आई के ज़रिए देख सकते हैं और उसमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ना हो, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं। सही हो गया ना। अच्छा, एमसीक्यूज़ के हवाले से ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है कैडावरिक एनाटॉमी। अच्छा, हिस्टोलॉजी की बात कर लेते हैं। So the study of the structure with the help of microscope, it is also known as microscopic anatomy. वो एनाटॉमी, सही हो गया, जिसमें हम स्ट्रक्चर को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं, इसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। मतलब ये कि अगर हम एक टिश्यू की स्टडी जो है ना करना चाहते हैं, हम एक टिश्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम एक टिश्यू की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। और माइक्रोस्कोप हमें क्या करेगा? माइक्रोस्कोप वो हेल्प प्रोवाइड करेगा जिसके ज़रिए हम उस टिश्यू को देख सकते हैं। तो उस एनाटॉमी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। रिमेंबर वन थिंग, ग्रॉस एनाटॉमी में हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हिस्टोलॉजी में हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम टिश्यू को डिस्कस करेंगे और टिश्यू की जो स्ट्रक्चर है वो विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम नहीं देख सकते। तो ये डिफरेंसेस याद रख लिया करो। अच्छा, अब इसके बाद क्या है? एम्ब्रियोलॉजी। अब इसके नाम से जो है ना क्या होता है, इसके नाम से ज़ाहिर होता है कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, इट इज़ द स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो। मतलब जो एम्ब्रियो होता है, जो मतलब जो डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द ह्यूमन होता है, जो डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं जब हम इसकी स्टडी करते हैं। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ एन एम्ब्रियो, the study of the developmental changes occur in humans from a single cell zygote up to the development of a complete human being. अब इसका मतलब ये है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान एक सेल जो ज़ाइगोट बन जाता है और फिर वो डेवलप करता है और उससे एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन जाता है, तो इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। मतलब हम उसमें स्टडी करते हैं कि किस तरह से एक सिंगल सेल ज़ाइगोट से लेकर एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन रहा होता है। तो इसकी हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि इस तरह से इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी।
अच्छा, सरफेस एनाटॉमी की तरफ आ जाते हैं। सरफेस एनाटॉमी का मतलब ये है कि इन दिस ब्रांच द एनाटॉमी ऑफ द सरफेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्टडीड इन रिलेशन टू द डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट गिव्स अस द नॉलेज टू लोकेट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम ए सरफेस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टोपोग्राफिक एनाटॉमी। अब इसका मतलब ये है कि हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो सरफेस वाले जितने भी स्ट्रक्चर है, मतलब अगर हम देख ले तो इस तरह से बोन्स प्रेजेंट होते हैं, या अगर स्किन हो गया तो हम देखेंगे कि इसका जो है ना डीपर पार्ट्स के साथ क्या रिलेशन है। मतलब अगर एक मसल प्रेजेंट है, वो सरफेस एरिया पे प्रेजेंट है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो सरफेस वाला ऑर्गन है या ये सरफेस वाला जो स्ट्रक्चर है, इसका जो है ना रिलेशनशिप क्या है डीपर पार्ट्स के साथ जो इंटरनली प्रेजेंट होते हैं। सही हो गया ना। तो जो सरफेस वाले स्ट्रक्चर है उसका क्या रिलेशन होगा डीपर पार्ट्स के साथ, तो ये हम डिस्कस करेंगे सरफेस एनाटॉमी में। और ये हमें क्या नॉलेज प्रोवाइड करेगा, इट विल हेल्प टू लोकेट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस। सही हो गया ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस एनाटॉमी, एंड आल्सो नोन एज टोपोग्राफिक एनाटॉमी। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी की तरफ। So comparative anatomy is the comparison in the anatomy of different species with one another। अब सिंपल सी बात है कि comparative anatomy में हम क्या करेंगे, हम comparative anatomy में different species की anatomy को डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे कि अगर हम एक ह्यूमन की बात करें और फिर अगर हम एक हॉर्स या एलिफेंट की बात करें, तो हम ये कंपेयर करेंगे। कंपेरेटिव का मतलब है कंपेयर करना, कंपैरिजन करना, कि अगर ये जो दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, इनके दरमियान क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और क्या क्या सिमिलरिटीज़ हो सकते हैं। सही है ना। तो हम इसकी कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट स्पीशीज़ की। अगर हम डिफरेंट स्पीशीज़ की बात कर लें तो आप जो है ना क्या कर सकते हैं, हम जो है ना डॉग को और कैट को डिस्कस कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट स्पीशीज़ है। अच्छा, अब इसके अलावा हम जो है ना क्या कर सकते हैं, ह्यूमन जो है ना वो एनिमल के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंसेस है, कौन कौन से ऐसे जो है ना रिलेशन है वो कि वो इन दो स्पीशीज़ के दरमियान आ सकते हैं। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ की विद वन अनदर, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव एनाटॉमी कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं रीजनल एनाटॉमी की तरफ। सो इन दिस ब्रांच ऑफ एनाटॉमी द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी आर स्टडीड लाइक हेड एंड नेक, थोरैक्स एंड एब्डोमेन एट्सेट्रा। मतलब ये रीजन एक ख़ास एरिया को कहते हैं। सही है ना। रीजनल एनाटॉमी का मतलब ये है कि हम इसमें एक ख़ास रीजन को डिस्कस करेंगे। अगर मैं कहूँ कि हम जो है ना आज हेड एंड नेक को डिस्कस करेंगे, तो हेड एंड नेक एक रीजन है, एक स्पेसिफिक एरिया है। अच्छा, अब अगर हम जो है ना थोरैक्स की बात करें, तो थोरैसिक कैविटी इज़ ए स्पेसिफिक रीजन। सही हो गया ना। तो इस तरह से हम डिफरेंट रीजन को जब डिस्कस करेंगे सेपरेटली, अलग अलग, तो इसको हम क्या कहते हैं, रीजनल एनाटॉमी कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिंपल सी बात है, जो जब आप जो है ना देखेंगे कि जिसके ये जो नाम होते हैं, मतलब सिस्टेमिक, रीजनल, कंपैरेटिव, तो इनके नाम से वाज़ेह हो जाता है कि इसका मतलब क्या है, मतलब इसकी डिफिनेशन क्या है। तो सिस्टेमिक एनाटॉमी हम किसे कहते हैं, the study of the different systems of the body like circulatory system, digestive system, nervous system, respiratory system, etc., renal system, etc. सही हो गया ना। सिस्टेमिक एनाटॉमी का मतलब यह है कि हम इसमें डिफरेंट सिस्टम को डिस्कस करेंगे सेपरेटली। जब अगर मुझे ये पता लगाना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी जो है ना रिलेशन क्या है, इसकी जो है ना मॉर्फोलॉजी क्या है, तो ये जो है ना हम किस में डिस्कस करेंगे, ये हम ब्रांच ऑफ द सिस्टेमिक एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी, जनरल एनाटॉमी एंड रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी का मतलब क्या है, मतलब ये है कि द एप्लीकेशन ऑफ क्लिनिकल नॉलेज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। मतलब ये है कि वो एनाटॉमी
जिसका हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ द डिफरेंट डिजीज़। अब सिंपल सी बात है, क्लिनिकल एनाटॉमी का मतलब ये है कि वो क्लिनिकल नॉलेज, अगर मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये है कि अगर आपको कोई लंग डिजीज़ है, आपको कोई जो है ना रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, तो मिसाल के तौर पर आपको नमूनिया है, सही हो गया, तो एक डॉक्टर के पास, एक पैरामेडिक के पास, एक एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के पास ये नॉलेज होना चाहिए कि ये जो लंग की जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल किस तरह से है। अच्छा, अब आपको नमूनिया हो गया है, डॉक्टर आपको कहेगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको चेस्ट एक्सरे करना चाहिए। चेस्ट एक्सरे में आपकी जो लंग की जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब होगी, तो जब डॉक्टर उस लंग के स्ट्रक्चर को देखेगा तो उससे उसको क्या हो जाएगा, डायग्नोज हो जाएगा कि आपके लंग में जो है ना प्रॉब्लम है, आपको लंग डिजीज़ है। तो ये एक क्लिनिकल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जिससे पता चल गया कि आपकी जो लंग है या आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो गई है। तो इस तरह से इसको हम फिर क्या कहेंगे, क्लिनिकल एनाटॉमी, कि दैट टाइप ऑफ नॉलेज which is used for the diagnosis and treatment of different diseases। इस तरह से टीबी हो गया, इस तरह से ब्रोंकाइटिस हो गया, इस तरह से एम्फाइजिमा हो गया, इस तरह से सीओपीडी हो गया। तो ये सारे डिजीज़ हम किस ज़रिए जो है ना मालूम करते हैं, स्ट्रक्चर के ज़रिए, सही हो गया ना। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं जनरल एनाटॉमी की तरफ। तो जनरल एनाटॉमी, इन दिस ब्रांच ऑफ एनाटॉमी डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़, फ्लूइड, सेक्स, सिस्टम्स एट्सेट्रा आर स्टडीड। मतलब ये है कि जनरल एनाटॉमी में हम किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, मतलब जनरली हम जो है ना क्या करते हैं, हम जो है ना बॉडी को डिस्कस करते हैं। मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरी जो आर्म है या मेरा हाथ है, तो इसकी एनाटॉमी क्या है, तो ये असल में जनरल एनाटॉमी हो गई, सही है ना। डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं, फ्लूइड्स को डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा सिस्टम्स को हम डिस्कस कर सकते हैं, तो इसका नाम है जनरल एनाटॉमी। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी की तरफ। अब रेडियोलॉजिकल का मतलब यह है कि वो एनाटॉमी जिसको हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेडियोलॉजी, मतलब इसमें हम कोई एक्सरे यूज़ करेंगे, इसमें हम जो है ना सीटी स्कैन यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम एमआरआई यूज़ कर सकते हैं, सही है ना। तो जितने भी आप में स्टूडेंट्स में जितने भी रेडियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, वो इससे जो है ना आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। किस चीज़ के ज़रिए, आप जो है ना एक्सरे एक स्ट्रक्चर की निकाल लेते हो और फिर आपको पता चल जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से। अच्छा, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ रेडियोलॉजिकल आर इमेजिंग टेक्निक्स, सही है। वो एनाटॉमी जो हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियोलॉजी आर इमेजिंग टेक्निक्स। इमेजिंग टेक्निक्स में क्या क्या आ सकते हैं, इमेजिंग टेक्निक्स में हमारे पास फ्लोरोस्कोपी हो गई, मेमोग्राफी हो गई, एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गई, सीटी स्कैन हो गए। तो ये सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इमेजिंग टेक्निक्स हो गए, सही है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमिकल टर्म्स एंड पोजीशंस ऑफ द एनाटॉमी, सही है ना। हम उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक एनाटॉमिकल नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन हमारी बॉडी के लिए क्या है। इससे पहले जो है ना आपको क्या करना चाहिए, ये सारे जितने भी टॉपिक्स है आपको याद रखनी चाहिए, जितनी भी हमारे पास ये जो ब्रांचेस है ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये पेपर के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और फिर ये जो है ना डिफरेंसेस के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, कंटिन्यूसली लेक्चर अपलोड करूँगा, फिर आपको जो है ना ये नेक्स्ट लेक्चर जितनी भी है ये आपको प्रोवाइड होंगे, सही है। थैंक यू सो मच, अस्सलामु अलैकुम।